नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लवक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम जो है पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हम कोशिका के कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है पढ़ा था। उसके बाद जो आगे जो है ना, आगे हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए लवक है ना, जो लवक जो है उसके बारे में पढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ बातें बता देता हूँ, है ना, कि आप लोगों की जो पिछली जो क्लास थी वो किस कारण से नहीं हो पाई थी। क्योंकि अभी क्या था, जो आपके जो सीनियर जो है ना, मतलब आपके जो भैया दीदी लोग हैं जो जो पिछले सत्र में 10वीं में थे, वे जो है कुछ लोग जो है पूरक आ गए थे। तो उन लोगों की जो है परीक्षा हो रही थी, ठीक है ना, पूरक परीक्षा, जिसमें जो है मेरा ड्यूटी लग गया था और इस कारण से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। ओके, तो इसी कारण से जो है आप लोगों का जो है क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को जो है कंटिन्यू जो है वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो है कोशिकांगों के, मतलब जो है जो कोशिका के कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम आगे है लवक। क्या है? लवक, ठीक है। तो देखिए ये जो लवक जो है ना, लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में ही क्या होता है, पाया जाता है। मतलब जंतु कोशिका में जो है ये लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप लवक के बारे में जानते भी हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट आप बार बार नाम सुनते हैं कि जिसके कारण से पेड़ पौधों की पत्तियां जो है किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। पेड़ पौधे जो है भोजन जो है उन्हीं की सहायता से बना पाते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक लवक ही है। क्या है? लवक है। समझ में आया? ओके, तो लवक जो है केवल और केवल जो है ये जो कोशिकांग है ये पादप कोशिकाओं में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जंतु कोशिकाओं में इनका जो है बिल्कुल क्या होता है, अभाव होता है। मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो ये लवक जो है ये जो है वर्णक की उपस्थिति के आधार पर, जो वर्णक जो है ना, वर्णक, वर्णक का मतलब मान के चलिए रंग, जैसे कि रंग जो होता है ना, ठीक उसी प्रकार से वर्णक है, ठीक है ना। तो वर्णक की उपस्थिति के आधार पर जो है लवक जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रंगहीन लवक और दूसरा क्या होता है, रंगीन लवक। अब रंगहीन लवक कहने का मतलब है, क्या मतलब है इसका, जिनमें वर्णक नहीं पाया जाता। यदि कोई ऐसा लवक है जिनमें वर्णक नहीं पाया जाता तो उस लवक को हम क्या बोलते हैं, रंगहीन लवक बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये जो है स्टार्च के रूप में जो है भोजन को क्या करता है, संचित करता है। तो स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करने का कार्य कौन करता है, जो रंगहीन लवक है। अब हम रंगहीन लवक का यदि हम उदाहरण देखें, ये कहाँ 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 किस किस जो है किस किस पादप में पाया जाता है, तो देखिए जैसे कि जो मक्के का जो बीज है उसमें रंगहीन लवक पाया जाता है। आलू जो है, आलू को आप देखते होंगे, तो जब आप आलू को काटेंगे तो देखना आलू में जो है आपको जो है रंगीन नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो जो है रंगहीन आपको नज़र आएगा। काटने के बाद देखेंगे, मूली को काटेंगे फिर भी देखेंगे आपको जो है वो क्या होगा, रंगहीन नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये रंगहीन लवक जो है इनमें जो है क्या होता है, पाया जाता है मक्के के बीज में, आलू में, मूली में। ओके, दूसरा है रंगीन लवक। तो रंगीन लवक कहने का मतलब है जिनमें क्या होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। और वर्णक के कारण से क्या होते हैं, ये जो रंगीन लवक है वो कई प्रकार के होते हैं। और इन्हीं के कारण से क्या होते हैं, ये जो वर्णक पाए जाते हैं और इसी कारण से जो है जिन जिन पौधों में ये जो है पादप में ये पाए जाते हैं तो वो जो है कई प्रकार के रंगों के होते हैं। जैसे कि देखिए आप, बीज है, पुष्प है, फलों के रंग हैं। देखना आपको जो है भांति भांति के जो है अलग अलग रंग के क्या होते हैं, फूल आपको जो है दिखाई देते हैं। तो किस कारण से दिखाई देते हैं, इसी रंगीन लवक के कारण से ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। फूल है, फल है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे टमाटर है, तो टमाटर जो है आप लाल रंग का देखते हैं। टमाटर किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो वो किसके कारण होता है, वो भी जो है वर्णक के कारण से ही क्या होता है, ये जो है लवक की उपस्थिति कारण से ही होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी जो है एक वर्णक पाया जाता है इस कारण से। ओके, समझ में आया यहाँ तक। और जो हरे रंग का जो लवक होता है, हरे रंग का, किस रंग का, हरे रंग का जो लवक जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी को आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। समझ में आया। तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो हरे रंग के जो वर्णक हैं उनको, ठीक है। और ये किस किस आकार के पाए जाते हैं, तो देखिए जो है डिस्क नुमा है, अंडाकार है, अंडे के आकार का है, लेंस के आकार का जो है होता है, सीढ़ी नुमा आकार का होता है, सितारे नुमा आकार का होता है, कुंडलाकार आकार का है ना, कुंडलाकार नुमा आकार का होता है, और जाल नुमा आकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है इसके अलग अलग क्या होते हैं, आकार के ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ये जो है क्लोरोप्लास्ट की जो है त्रिआयामी संरचना आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये कोशिकांग, ये दरअसल जो है अंतःसहजीविता से बने हुए क्या हैं, कोशिकांग है। मतलब मैं बताया था ना आप लोगों को कि ये जो है जैसे क्या है, ये जो है कोशिका है, ठीक है। तो इस कोशिका, मान लीजिए पादप कोशिका है, तो इसमें जो है ये कुछ जो है बाह्य जीव थे जो क्या हो गए, इसके अंदर जो है प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद जो है कोशिका का जो है क्या बन गया, एक जो है अभिन्न जो है कोशिकांग बन गए, ठीक है ना। ओके, और इनकी क्या विशेषता थी, ये जो है ये जो दोहरी झिल्ली है ना, जिनके अंदर जो है इनके जो पदार्थ जो है भरे हुए थे, है ना, ये दोहरी झिल्ली जो है ये जो है जितने भी जो बाह्य जो जीव थे, जो कोशिका क्या बन गए, अंग बन गए, तो इनमें जो है दोहरी झिल्ली इनकी क्या थी, विशेषता थी, जिनमें अनुवांशिक पदार्थ भरे हुए थे। ओके, समझ में आया। तो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है अंतःसहजीविता से बने हुए क्या हैं, ये जो है कोशिकांग हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो यदि हम इनकी जो है संरचना की बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से ऐसा जो है एक संरचना होती है दोहरी झिल्ली वाली, समझ में आया। और इसके अलावा जो है इसमें जो है थैली जैसी जो है कुछ संरचनाएं होती है, ठीक है। जैसे कि ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ये सिक्कों की आकार की इस प्रकार से जो है, ठीक है ना। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, ये जो थैली नुमा जो संरचना होती है, जिसमें जो है सिक्कों की आकार की जो है हमको संरचना दिखाई देती है, चट्टानों की भांति जो है होती है। यहाँ देखिए ये जो है ऐसा जमा हुआ है, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड, ठीक है ना। और जो सिक्कों की जो है, इसको जो है हम पूरा जो है थाइलेकॉइड बोलते हैं। और ये जो सिक्के जो हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट की संरचना इस प्रकार से होती है, जिसमें जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसमें जो है कुछ क्या भरे होते हैं, इनके बीच में जो है कुछ पदार्थ भरे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ये पदार्थ भरा हुआ है, और इन्हीं के बीच में जो है थैली जैसी हमको जो है संरचना दिखाई देती है, ये जो है ऐसा, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। और जो सिक्के की भांति जो आपको जो है संरचना दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पादप कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण से ही क्या होता है, इसी की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे जो है अपना जो है क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति की वजह से। समझ में आया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं पादप जो हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमको जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो है अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इस कारण से इन्हीं की सहायता से करते हैं, इस कारण से इनको जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो है अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्यप्रणाली में क्या अंतर पड़ता। तो चूंकि ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो जो है ऊर्जा का अभाव में जैविक क्रियाएं जो है नहीं हो पाती। अंतःसहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या थे, तो वही बताया हूँ कि जो दोहरी झिल्ली से क्या थे, दोहरी झिल्ली का आवरण उनमें था, वही उनका विशिष्ट गुण है। ओके, समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ना, ये जो कोशिकाएं जो होती है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से क्या होती है, घिरी हुई होती है। मैं बताया था ना, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। जो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है करके, ठीक है। ओके, तो कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिकाएं जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से क्या होती है, घिरी हुई होती है, ठीक है। और इनमें कुछ कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, गाल्जी का है। ये जो कोशिकांग है इनमें जो है नहीं पाया जाता। ओके, और इनके जो कार्य जो थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, गाल्जी का है, तो ये जो कोशिकांग थे, इनका जो कार्य था वो जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य के द्वारा ही क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम देखते हैं राइबोसोम। जैसे कि राइबोसोम है, तो राइबोसोम जो है छोटे आकार के जो है इनमें क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। ओके,
और इसके अलावा जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बैक्टीरिया में जो है क्लोरोफिल भी होता है। तो मतलब जो है कुछ जो जो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव हैं उनमें जो है क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इसके अलावा जो है साइनोबैक्टीरिया भी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या है, उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना। और ये जो है अपने आप में जो है एक जीव भी है, एक कोशिकी जीव। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हाँ, यहाँ पर हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं में जो है क्या होती है, बहुत सारी जैविक क्रियाएं जो है संपन्न होती है, जैसे कि श्वसन है, पोषण है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये सब जो है चलते रहता है। तो कोशिका के जो कोशिकांग जो होते हैं ना, जितने भी कोशिका है उनके जो कोशिकांग होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब किसी भी जैविक क्रिया को करने के लिए उनको जो है एक दूसरे जो है कोशिकांग उनकी आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रकार से जो है एक दूसरे पर वो क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं और संबंधित रहते हैं, और सभी मिलकर क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। और इसी कारण से जो है कोशिका को क्या कहा जाता है, सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आगे जो है वो है कोशिका सिद्धांत। क्या है, कोशिका सिद्धांत। ठीक है ना। तो कोशिका का जो सिद्धांत जो है पहले ये माना जाता था, देखिए यहाँ पर आपको जो है इनके इतिहास में ले चलता हूँ। लोगों की यह धारणा थी कि जीवों का निर्माण मिट्टी, हवा और पानी से स्वतः जनन के रूप में होता है ना। तो कई सालों तक क्या माना जाता था, धारणा ऐसी धारणा ही थी, है ना। किस प्रकार की धारणा थी कि जो जितने भी जो जीव हैं उनका जो निर्माण जो है मिट्टी, हवा और पानी से अपने आप क्या हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो है जैसे जैसे क्या होता गया, जैसे जैसे जो है जिस प्रकार से जो है वैज्ञानिक लोग जो है खोज करते गए, अध्ययन करते गए, तो उसके बाद जो है सभी बातें जो है क्या हुई, स्पष्ट हो पाई। और अंत में जो है निष्कर्ष निकला कि जो जीव जो है ना, उनका निर्माण जो है अपने आप स्वतः नहीं होता, बल्कि किनसे मिलकर के होती है, कोशिकाओं से जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जो है 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है इसमें। ठीक है ना। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, एक था स्लीडेन, दूसरा था स्वान और तीसरा था रुडोल्फ विर्चाव। तो ये सब जो है, जो स्लीडेन और स्वान थे वो जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, और एक जो है एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, दोनों में से एक स्लीडेन जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो है जंतु वैज्ञानिक थे। तो ये दोनों जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया, कोशिका का जो है गहन अध्ययन किया, और कोशिका, है ना, कोशिका का जो है अध्ययन करने के पश्चात ही इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत जो है दिया था। ठीक है ना। ओके, समझ में आया। तो ये सब जो है मिलकर क्या किए थे, कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो है तीनों मिलकर क्या किए, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। ठीक है, अब उसके बाद जो रुडोल्फ विर्चाव जो थे, है ना, इन्होंने जो है कोशिका का जो है विभाजन होता है करके ये जो है क्या किया था, बताया था। और कोशिका के विभाजन से ही जो है, पुराने कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो स्लीडेन, स्वान और विर्चाव, है ना, इन तीनों वैज्ञानिकों के जो है जो सिद्धांत थे, इन्हीं को हम जो है कोशिका सिद्धांत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या था इनका जो है कोशिका सिद्धांत, इसको हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है ना। तो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है, स्लीडेन, स्वान और विर्चाव का। पहला ये बोलता है कि सभी सजीव कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बनते हैं। मतलब सभी जितने भी जो सजीव हैं, है ना, वो कोशिकाओं और कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से क्या होते हैं, बनते हैं। मतलब जितने भी जीव जो हैं किनसे बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं, और कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से ही क्या होते हैं, बनते हैं। ये इन्होंने बताया। मतलब जो जितने भी जो जीव हैं वो इनसे मिलकर के बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ही बने हैं, ये इन्होंने बताया। कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने हैं, ये बताया इन्होंने। ठीक है, दूसरा बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका, इन्होंने बताया कि कोशिका जो है जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों है संरचनात्मक इकाई? इसलिए है क्योंकि जीवों की जो शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से ही होती है, और जो जैविक क्रियाएं जो होती है वो कोशिका में ही क्या होती है, संपन्न होती है। इसी कारण से कोशिका जो है जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ओके, तीसरा इन्होंने बताया
कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही पैदा होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोशिकाएं जो उत्पन्न जो होती है वो जो है अचानक से कहीं से आकर के भी जो है हमारे शरीर में जो है उत्पन्न नहीं हो जाती है, बल्कि क्या होता है जो पुरानी जो कोशिकाएं उनके ही जो है विभाजन से क्या होता है नई कोशिकाओं का क्या होता है निर्माण होता है। ये इन्होंने बताया। ओके, समझ गए यहाँ तक? तो ये था क्या कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, और कोशिकाएं अक्सर छोटी होती है, बड़ी नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है देखिए जैसे कि ये हमारी जो है कोशिकाएं हैं, है ना, ये हमारी कोशिका है, और यदि ये हमारी कोशिका हैं तो इनमें क्या है विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं कोशिकांग जो है क्या होते हैं उपस्थित होते हैं कोशिकाओं में। ठीक है ना, तो कोशिकांग यदि क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, और इनमें क्या होता है जो पदार्थ जो है ना आनुवांशिक जो शरीर जो पदार्थ जो होते हैं जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं सब इसमें जो है भरे होते हैं। तो जितने भी जो कोशिकांग हैं उनमें जो है क्या होते हैं जैविक क्रियाएं जो है जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो जैविक क्रियाएं यदि संपन्न होती है तो ये क्या होता है यदि कोशिकाएं बड़ी होंगी तो जो कोशिकांग जो है वो क्या होंगे दूर दूर में होंगे, मतलब उनका जो है उनसे जो है अन्य कोशिकाओं से मतलब कोशिकांगों से दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और चूंकि जो है इन्हीं से क्या होता है सभी कोशिकांग जो है एक दूसरे से जो है जैविक क्रिया के लिए क्या होते हैं जैविक क्रिया जब करते हैं तो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं संबंधित होते हैं। कई प्रकार के पदार्थों का क्या होता है इनमें आवागमन होता है। यदि क्या होगा यदि जो है कोशिका का आकार अगर बड़ा होता है तो क्या होता है इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने के कारण से क्या होता है जो पदार्थों के आवागमन में जो है अधिक ऊर्जा की क्या होती है आवश्यकता होती, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती तो जैविक जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती धीमी पड़ जाती। इसी कारण से जो है क्या होता है जो कोशिकाएं जो है कोशिका जो है अपना कार्य फास्ट करने के लिए ठीक है ना अपने आकार को क्या कर लेती है जो है इसी कारण से वो जो है छोटी आकार की होती है। छोटी वो जो कोशिकाएं जो होती है है ना उनका जो आकार जो होता है उनकी आकृति क्या होती है छोटी होती है। इसी कारण से हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते, उनको जो है हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है देखने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसी कारण से क्या होती है छोटी होती है कोशिकाएं जो है अक्सर क्या होती है छोटी होती है बड़ी नहीं होती, क्योंकि बड़ी होगी तो उनको जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जैविक क्रियाओं करने के लिए, क्योंकि सभी कोशिकांग जो है एक दूसरे से क्या होते हैं अंतर संबंधित होते हैं जैविक क्रिया करने के लिए। समझ में आया? इसी कारण से। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो है हम आगे समझेंगे क्या कोशिकाएं चपटी ही होती है। तो हाँ यदि हम क्या करते हैं जो कोशिकांगे जो है सॉरी जो कोशिकाएं जो होती है ना ये जो है इनकी संरचना जो है चपटी और द्विआयामी होती है यदि हम देखते हैं तो। ठीक है, तो यदि हम किससे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हम जो है केवल लंबाई चौड़ाई को ही क्या कर पाते हैं देख पाते हैं, और जो मोटाई जो होती है उनको हम नहीं देख पाते। और जबकि कोशिकाएं कैसी होती है त्रिआयामी होती है। ओके, तो कोशिकाएं जो होती है वो चपटी आकार की भी होती है, और चपटी के अलावा जो है चपटी भी होती है और जो गोलाकार आकार की जो मतलब जो है चपटी के अलावा जो है और अन्य आकार की भी होती है। ओके, समझ में आया? तो ये था आपका क्या ये था आपका जो है अध्याय 6 है ना जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो चूंकि मैं आप लोगों को जो है इस अध्याय का जो है PDF भेज चुका हूँ, आप जो अपनी कॉपी जो है बना लीजिएगा ठीक है इस चैप्टर का। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है अध्याय 7 बहुकोशिकीय संरचना ऊतक के बारे में क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।